हेलो फ्रेंड्स, 19 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 19 न्यूज आइटम्स हमने पिकअप किए, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स अ नॉर्मल मानसून बट डाउट्स लूम। सो ये इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रिडिक्शन है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफिशियल फोरकास्ट ये आया है कि 2017 में ये नॉर्मल मानसून रेंज होने वाले हैं। तो ये प्रिडिक्शन है। तो यहाँ पे कंसर्न्स इसीलिए है क्योंकि एक तो एल नीनो कंडीशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, डेवलप हो सकता है। ये प्रिडिक्शन ऑलरेडी इंटरनेशनल वेदर फोरकास्टर्स ने भी किया है। और दूसरा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब नया वेदर मॉडल यूज कर रहा है, ये डायनामिक मॉडल यूज कर रहा है। तो ये स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अभी इसमें कितने एरर मार्जिन हो गया, इनबिल्ट ही 5% एरर मार्जिन है, तो वो कंसर्न है। इवन लास्ट ईयर 2016 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट था अबव नॉर्मल रेंज हो गए, पर इंडिया में 3% लेस रेंज हुआ था। तो इसीलिए, और उससे पहले 2 साल ड्रॉट्स थे। इवन अभी भी जो प्री मानसून रेंज होते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में, ये डेफिशिएंट रहे, कम रहे हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट मानसून अब कैसा होगा वो कंसर्न है। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो मतलब इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का ये वाटर, सरफेस वाटर जो है वो ज्यादा वार्म हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा वार्म हो जाता है। तो इसमें एल नीनो कंडीशंस डेवलप होते हैं। तो इसको एनसो भी कहते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो इसको भी हम देखेंगे। तो इसकी वजह से मानसून इंडिया में अफेक्ट होता है, मतलब एल नीनो कंडीशंस हो गए तो मानसून बुरा होगा। और दूसरा एक क्लाइमेट पैटर्न है, ये क्लाइमेटिक फिनोमिना इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये इंडियन ओशन डाइपोल भी अगर पॉजिटिव होता है तो मानसून अच्छा होता है, नेगेटिव होता है तो बुरा होता है। ये भी सी सरफेस टेम्परेचर्स के बारे में, ये इंडियन ओशन में, वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन के सरफेस टेम्परेचर्स कैसे वेरी होते हैं उसके ऊपर है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एल नीनो ला नीना है। तो ये पैसिफिक ओशन, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, यहाँ पे ये ओशन वाटर्स जो है, सरफेस वाटर, ये ज्यादा वार्म हो जाता है। तो ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे ये अलोंग दिस कोस्ट अगर यहाँ ज्यादा वार्म हो जाता है तो वार्म वाटर की वजह से ऊपर एटमॉस्फेयर एयर भी वार्म हो जाती है, और ये वार्म होने की वजह से वार्म एयर ऊपर जाती है। तो वार्म एयर गोज अप, कूलर एयर, कोल्ड एयर इज डेंस, वो नीचे आती है, वार्म एयर इज लाइट। सो ये ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पे फिर से कूल हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे रेनफॉल यही होता है और यहाँ पे जो है ड्राई हो जाता है। तो एल नीनो कंडीशन ये होते हैं। और नॉर्मल कंडीशंस जो होते हैं उसमें एक्चुअली यहाँ पे वार्म एयर होता है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और ला नीना कंडीशन है वो एल नीनो का रिवर्स है, और ये नॉर्मल से ज्यादा, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज्यादा यहाँ पे वार्म वाटर ज्यादा हो गया है इस साइड पे, यहाँ पे, और यहाँ पे फिर रेनफॉल भी ज्यादा होगा। तो ला नीना इज वेरी गुड फॉर अस और एल नीनो इज बैड इंडियन मानसून के लिए। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है, नॉर्मल से एक्सट्रीम, और ये नॉर्मल का रिवर्स है, और नॉर्मल इन मोर स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऐसे। तो ये एल नीनो ला नीना है। और एल नीनो, ये इसको सदर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं, एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर चेंज हुआ तो ऊपर का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर भी, यहाँ पे एयर का टेम्परेचर चेंज होता है, और इससे पूरा एक साइकिल जनरेट हो जाता है। तो ये एक्चुअली इसको जूम कर, मैक्सिमाइज कर देता है इसका इफेक्ट। तो उसको कहते हैं एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाइंग द इफेक्ट। तो इसको कहते हैं फीडबैक लूप। तो ये हो गया एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ऐसा। तो ये है। और दूसरा जो ये टर्म्स भी आते हैं, ये एल नीनो मतलब स्पेनिश टर्म है, इसका मतलब होता है बॉय चाइल्ड। तो ये क्रिसमस के टाइम पे जनरली अपियर होता है, डेवलप होता है, इसीलिए इसको ये यहाँ पे साउथ अमेरिका कोस्ट में इसको एल नीनो कहा जाता है। तो इसको ये नाम मिला है। और ला नीना का मतलब है गर्ल चाइल्ड, क्योंकि वो अपोजिट है एल नीनो का। फिर अगला है इंडियन ओशन डाइपोल। तो इसको इंडियन नीनो भी कहते हैं। तो ये भी वही है, सी सरफेस टेम्परेचर्स ऑसिलेट होते हैं। तो वेस्टर्न और इंडियन ओशन में, तो हमारी तरफ वेस्टर्न इंडियन ओशन है, यहाँ पे जो इंडियन कोस्ट के पास। तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में जब वार्म वाटर होगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होगा, तो वो इंडिया के लिए अच्छा होता है। तो व्हेन वेस्टर्न इंडियन ओशन अबव मोर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर्स होते हैं, उसको पॉजिटिव फेज कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल का। तो ये बेनिफिशियल है। और जब ईस्टर्न इंडियन ओशन वार्म होगा देन वेस्टर्न, तो वहां पे फिर प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा, तो ये नेगेटिव फेज होता है जो हमारे लिए बुरा होगा। तो ये भी है। और एक होता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। तो वो भी ये वही है, सरफेस टेम्परेचर्स की वजह से ये जो ऑसिलेशंस होते हैं उसके ऊपर है। फिर अगला न्यूज आइटम है, माल्या हेल्ड रिलीज ऑन बेल। तो ये विजय माल्या के बारे में है। तो इनके लिए एक्स्ट्रेडिशन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से। तो अब लंदन में इनको अरेस्ट किया गया
पर अभी वो बेल पे बाहर है। तो यहाँ पे उनके ऊपर अक्यूजेशन है इंडिया में कि उन्होंने लोन्स नहीं पे किए, डिफॉल्ट है लोन्स पे, 9,000 करोड़ का डिफॉल्ट है। तो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है इंडिया और यूके के बीच में 1993 से, पर अभी तक एक भी एक्स्ट्रेडिशन नहीं हुआ। जो पहला हुआ वो लास्ट ईयर हुआ था, तो वो हुआ था समीर भाई विनू भाई पटेल इनका। तो ये 2002 गुजरात राइट्स में वांटेड थे। तो ये केस है। तो अब यहाँ पे विजय माल्या का भी एक्स्ट्रेडिशन होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। तो ये पूरा रिक्वेस्ट लिस्ट हमने ऑलरेडी यूके को भेज चुके हैं, सारा पेंडिंग। फिर अगला है मे फॉर स्नैप पोल्स इन यूके ऑन जून 8। तो ये है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि यूके में अब इलेक्शंस हो गए, जनरल इलेक्शंस इन जून। तो ये अनाउंसमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि यूके में वहां गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स चाहिए ताकि ब्रेक्जिट जो वो प्लान कर रहे हो वो कंट्रोल कर सके, उसको स्मूथली यूके को वो ब्रेक्जिट से गो थ्रू कर सके, कि ब्रेक्जिट होने को भी 2 साल लगेंगे। तो इसीलिए ये अनाउंस किया गया है ताकि उनको ज्यादा पावर मिले, अच्छा रिस्पॉन्स मिले जनरल इलेक्शन से, वो कंसोलिडेट कर सके अपना पावर। तो ये पर्पज से उन्होंने कहा है। एक्चुअली उनका पहले स्टेटमेंट था कि जनरल इलेक्शंस नहीं हो गए, क्योंकि 2015 में ही जनरल इलेक्शंस हुए, तो 2020 तक जनरल इलेक्शंस नहीं हो गए। लेकिन अब उन्होंने ये प्लान चेंज किया और अनाउंस किया स्नैप जनरल इलेक्शंस। तो ये एक्चुअली लेजिस्लेशन है यूके में, लॉ है कि 2011 में ये लॉ आया है कि फिक्स पार्लियामेंट टर्म्स होने चाहिए, मतलब इलेक्शंस हर 5 साल होने चाहिए। तो ये लॉ है, लेकिन उसके अंदर क्लॉज ऑफ कॉज है कि पार्लियामेंट उसको डिसॉल्व कर सकती है, इलेक्शन ट्रिगर कर सकती है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेंबर्स हाउस ऑफ कॉमन्स इसके लिए अग्री करने चाहिए। तो अब ये देखेंगे क्या आगे डेवलपमेंट होता है। फिर अगला है ऑस्ट्रेलिया वीजा कट टू हिट इंडियन आईटी वर्कर्स। तो ये है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट कि 457 वीजा प्रोग्राम था ऑस्ट्रेलिया का, वो उन्होंने अब यहाँ पे स्क्रैप कर दिया है। तो इसकी जगह पे दूसरा वीजा प्रोग्राम आएगा। तो यहाँ पे वो वीजा लॉज अभी स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया यहाँ पे शॉक हो गई, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली उन्होंने विजिट किया था मिस्टर टर्नबुल ने। तो अब ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीईसीए के ऊपर भी निगोशिएशंस चल रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। तो इंडिया भी कह रही है इसके ऊपर भी निगोशिएशंस पर भी इसका अफेक्ट होगा। तो ये 457 वीजा है, इसमें मेजरली इंडियंस बेनिफिट करते हैं। 76% इसमें इंडियंस को यहाँ पे वीजा मिलता है, और परमानेंट माइग्रेंट वीजा में भी इंडियंस को 57% वीजा मिलता है। तो यहाँ पे काफी ये चेंजेस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी अब कर रही है। वीजा टेन्योर कम कर रही है, वो 4 साल से 2 साल कर रहे हैं काफी वीजा के। फिर वीजा फी इंक्रीज करने वाली है। इवन रिस्ट्रिक्शंस ला रहे वीजा के लिए कि वो यूज किए जाए ओनली फॉर क्रिटिकल स्किल्स शॉर्टेजेस। तो यहाँ पे भी ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिर अगला है 13 इंडियंस रिपोर्टेड किल्ड इन यूएस बॉम्बिंग। तो ये एमओएबी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स GBU-45 जो हमने डिस्कस किया था, मासिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट जो ननगरहर प्रोविंस अफगानिस्तान में यूएस ने किया था अभी। तो ये आईएस इस्लामिक स्टेट को टारगेट करते हुए था। तो अब यहाँ पे न्यूज आ रही है कि 13 इंडियंस भी इसमें मर गए थे। तो हमारे पास भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि इंडियंस जाके उन्होंने आईएस को ज्वाइन किया है। तो अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन क्लेम्स को वेरीफाई करेगी। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस आर्मी साइलेंस। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है जिसमें एक थंगजम मनोरमा करके एक मणिपुरी लड़की थी जिनका मर्डर हो गया 2004 में। तो इनके यहाँ पे एलिगेशंस है कि ब्रूटल और मर्सीलेस टॉर्चर किया गया था इनका बाय 17 असम राइफल्स टीम। तो यहाँ पे ये एलिगेशन है। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने यहाँ कमीशन ऑफ इंक्वायरी स्टैब्लिश की थी। तो लेकिन आर्मी ने इस पे ऊपर कुछ साइलेंस है उनका, आर्मी ने कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उनको क्वेश्चन कर रही है। तो यही है केस। तो आर्मी ने कहा है कि हमने इंटरनल इंक्वायरी अपना किया था और इसके अंदर वायलेशन ऑफ लेट डाउन प्रोसीजर्स हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि अगर सिर्फ वायलेशन हुआ था, सिर्फ प्रोसीजर का वायलेशन हुआ था, तो आर्मी ने 10 लाख कंपेंसेशन क्यों पे किया फिर इस केस में, मनोरमा केस में। तो वो क्वेश्चन किया जा रहा है। आर्मी कह रही है कि हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे अगर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी भी करे। तो 2004 का केस है। और एक केस है 2003 का अबाउट अ गर्ल बीइंग रेप्ड मणिपुर में यहाँ पे। तो ये उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया था। ये 2003 का केस है। तो इसके अंदर भी एलिगेशन है कि 2 आर्मी पर्सनल ने यहाँ पे रेप किया था। तो मणिपुर में आफ्सपा इन फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स है। तो यहाँ पे काफी अट्रोसिटीज हुई है। और यहाँ पे इस केस में भी अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हाँ रेप हुआ था, पर एलिगेशन है कि आर्मी पर्सनल थे, इट इज नॉट प्रूव्ड। तो वही है क्वेश्चन है कि क्यों प्रूव नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं लिए गए स्टेप्स।
गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो गर्ल थी, ये कोई इनका कोई इंसर्जेंसी कोई रिलेशन नहीं था, शी वाज वर्किंग इन अ फार्म हाउस। तो वही है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया अपोजेस जेनोसाइड चार्जेस। तो ये है कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया विजिट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे उनको क्वेश्चन किया गया, एक्चुअली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्वेश्चन रेज किया कि जेनोसाइड चार्जेस क्यों इंडिया पे लगाए जा रहे हैं। तो ये 1984 के इंसिडेंट पे है, तो एंटी सिख रायट्स जो हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इन्होंने इनिशिएट किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार इन पंजाब। तो ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, यहाँ पे जो भिंडन वाले और ये जो उनके एसोसिएट्स थे वो यहाँ छुपे हुए थे, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए इवन बैटल टैंक्स लाए गए थे इन गोल्डन टेम्पल, और फायरिंग्स हुई थी यहाँ पे, बुलेट मार्क्स थे ऑल ओवर गोल्डन टेम्पल। तो इससे सिख कम्युनिटी काफी हर्ट थी कि उनके रिलीजियस प्लेस में ये ऐसे आर्मी फाइट क्यों हो रही है। तो इसके बाद जो है इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सिख्स का काफी गुस्सा था, और उनके बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्ड ने उनको असैसिनेट कर दिया। तो इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके असैसिनेशन के बाद यहाँ पे एंटी सिख रायट्स इनिशिएट किए गए ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली दिल्ली में। तो इनको जेनोसाइड कहा जा रहा है। तो एक्चुअली कनाडा में ये स्टेट लेजिस्लेचर में, उनके असेंबली में यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये लोकल प्राइवेट मेंबर बिल है, गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट नहीं है कि जेनोसाइड था, ये लोकल इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में ये बिल आया था, क्योंकि कनाडा में भी काफी सिग्निफिकेंट सिख पॉपुलेशन है। तो वही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया इस केस पे। फिर बाकी डिफेंस रिलेटेड कॉपरेशन भी डिस्कस किया गया, पर और कोई डिटेल्स नहीं थी। फिर अगला है हिंदी में बिकम मस्ट टिल क्लास 10 इन सीबीएसई स्कूल्स। तो ये कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने रिकमेंडेशन दिया है कि सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में हिंदी कंपलसरी करना चाहिए, और प्रेसिडेंट ने इसको अग्री किया। तो अब गवर्नमेंट ये स्टेप लेगी। एक्चुअली सीबीएसई ने कहा था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, सजेशन उनका ये था कि इंग्लिश और 2 इंडियन लैंग्वेजेस होने चाहिए फॉर क्लास 9 क्लास 10 ऐसे, पर एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस पर भी डिसीजन अब तक लिया नहीं। तो अगर हिंदी कंपलसरी होगा तो ऑफकोर्स सदर्न पॉपुलेशन, सदर्न इंडियन पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड, वो नहीं चाहेगी क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज नहीं है, नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज मानी जाती है हिंदी। फिर अगला न्यूज है सेंटर प्रॉमिसेस इलेक्शन रिफॉर्म्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल पिटीशन आया है कि जो कन्विक्ट्स है उनको इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए, लाइफ के लिए मना करना चाहिए, उनको कभी इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करना चाहिए, उनको जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव में एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पीआईएल है उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जब मांगा गया, तो सुप्रीम कोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिया है उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बिठाया है, वो पूरा रोड मैप प्रिपेयर करेगी और हम यहाँ पे इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएंगे। तो ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है प्रोसीजर, इसमें अगर डिस्क्वालीफाई करना है या कन्विक्ट्स को, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये वहां पे कहा जा रहा है। तो फिलहाल है कि जो कन्विक्ट्स है, अगर 2 साल से ज्यादा हीनियस क्राइम में अगर कन्विक्ट्स है, तो उनको सेंटेंस कंप्लीट करना, मतलब जेल सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद उनको 6 साल तक बार है। तो इसको ये चाहते हैं बार फॉर लाइफ होना चाहिए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई डोमेन नहीं है, उनको कोई मैंडेमस नहीं है कि वो मैंडेमस मतलब कि मैंडेट करे, कंपलसरी करे कि गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो कह रहे जहाँ पे लॉ है ऑलरेडी, जहाँ पे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे कोई डोमेन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वो कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी केसेस में ये क्लियरली कहा है कि उनका मैंडेमस नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट लॉ बना रही है या अमेंडमेंट्स कर रही है। तो यहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी वैक्यूम नहीं है, लॉ में कोई वैक्यूम नहीं है, खाली नहीं है कुछ जगह, मतलब कि आप एक लॉ लाने के लिए मैंडेमस दो, हम काम कर रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं। दूसरा इशू था कि स्पेशल कोर्ट्स क्या होने चाहिए फॉर एमपीज एंड एमएलएस, तो उनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस है उसके लिए। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर केसेस 1 साल में डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं तो स्पेशल कोर्ट्स की कोई जरूरत नहीं। फिर अगला है पनामा पेपर्स लीक, सेंटर अश्योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रो। तो यहाँ पे भी पनामा पेपर लीक पे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन है। तो वो चाहते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की जाए फॉर पनामा पेपर्स लीक, पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक मल्टी एजेंसी ग्रुप एस्टेब्लिश की है, और वो इसके जो नाम सामने आया है पनामा पेपर लीक, हमने कई बार डिस्कस किया, तो ये फिर से नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसमें 500 हाई प्रोफाइल इंडियंस का भी नाम आया है, तो उनके ऊपर ये
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, MAG गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, वो डिस्कस कर रहे, तो इसीलिए वो कह रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई जरूरत नहीं है। तो वही है, वो कह रहे हैं कि ये PIL पिटिशन को भी आप डिसमिस कर दो ऐसा। तो यही है। फिर अगला न्यूज आइटम है न्यू डेटा सेफ्टी रेजिम फॉर फ्रॉम ट्राई बाय दीपावली। तो सुप्रीम कोर्ट को अगेन गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑन डेटा प्रोटेक्शन टू, ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन टू एक ट्राई, अभी एक रेगुलेटरी एक वर्किंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ऑन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि कैसे होना चाहिए ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन, कैसे होना चाहिए। तो ये फाइनल होगा दिवाली तक, तो तब ये सामने आएगा। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल एक पॉइंट रेज कर रहे हैं कि राइट टू बी इरेज्ड एक राइट होता है जो इंटरनेट एज में ये नहीं हेल्ड हो पा रही है, नहीं अपहोल्ड हो पा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट राइट है, ये UK, US, EU में रहता है, अपहोल्ड की जाती है। तो राइट टू बी इरेज मतलब कि आपका जो पुराना हिस्ट्री है, ऑनलाइन हिस्ट्री, वो इरेज किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर एक छोटा मतलब यंग एज का बच्चा है, पर्सन है से 20 साल का, उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया, उनको पनिशमेंट हो गई, तो अब उसके बाद वो रिफॉर्म हो जाते हैं, ही मूव्स अहेड इन लाइफ। लेकिन कोई सर्च की जाए तो जब वो इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो दैट कीप्स हॉन्टिंग हिम। तो इसीलिए यहाँ पे राइट टू बी इरेज्ड होना चाहिए कि आपकी प्राइवेट हिस्ट्री जो है वो पूरा हिस्ट्री आप इरेज कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट हिस्ट्री है तो पब्लिक हिस्ट्री भी है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप केस एक्चुअली है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई है ऑन प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। तो व्हाट्सएप ने फेसबुक के साथ डील की थी कि वो सारा इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स उनके यूजर्स का फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। तो इसके ऊपर ये PIL पिटिशन है और फाइनली अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको हियर करे, राइट टू प्राइवेसी, स्पेशली ऑनलाइन प्राइवेसी। फिर अगला न्यूज आइटम है मोदी मैकमास्टर डिस्कस सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कल भी, US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया में है, तो उन्होंने डिस्कशंस किए ऑन अफगानिस्तान, वेस्टर्न एशियन रीजन, सीरियन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में भी, और कोरियन पेनिनसुला का जो क्राइसिस चल रहा है नॉर्थ कोरिया का। तो ये डिस्कशंस किए गए। स्पेसिफिक कोई डील सामने नहीं आया है कि डिफेंस और काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन किया जाएगा, वो सामने आया, स्टेटमेंट्स दिए गए। फिर अगला है CPEC अनरिलेटेड टू कश्मीर इशू, चाइना। तो चाइना चाहती है कि इंडिया ओबोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करे। तो कह रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो ओबोर का पार्ट है, तो ये इंडिया इसको अपोज करती है क्योंकि ये POK से पास होता है। तो वो कहते हैं कि ये कोई मतलब वो कह रहे हैं कि इंडिया ज्वाइन करे। तो दिस इज अनकनेक्टेड, दिस इज नॉट लिंक टू कश्मीर इशू, ऐसा चाइना का मानना है। बट ये पास होता है तो हमारे लिए कंसर्न है, सोवरेनिटी कंसर्न है। चाइना ये भी कह रही है कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार जो BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी हम बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क में लाने के लिए रेडी है, इंडिया ज्वाइन करे। तो दिस इज बीइंग कॉल्ड फॉर बाय चाइना। तो ये है ग्वादर पोर्ट से ये काशगर जिनयान प्रोविंस में ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना डेवलप कर रही है पाकिस्तान में। और ये जो है BCIM, तो ये यहाँ पे है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, तो ये BCIM कॉरिडोर है, ये भी प्लान किया जा रहा है। और बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट यहाँ पे अब तक साइन नहीं हुआ है क्योंकि कंसर्न्स है यहाँ पे नेपाल के भी, सॉरी भूटान के भी। तो ये एक है BBIN, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर दूसरा है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। तो ये है कलादान जो है, ये रिवर है यहाँ पे म्यांमार में। तो हम यहाँ कोलकाता पोर्ट से यहाँ पे वाटरवे यूज करके यहाँ पहुंचेंगे, सितवे पोर्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं म्यांमार में। फिर इंटरनल वाटरवे यूज करके कलादान रिवर से हम यहाँ पे म्यांमार में फिर रोडवे से नॉर्थ ईस्ट पहुंचेंगे। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तीसरा है एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, इसको मोरे मायसोत हाईवे कहते हैं। तो ये मोरे नॉर्थ ईस्ट से ये थाईलैंड में यहाँ पे मायसोत तक ये जाता है, म्यांमार बीच में, 3 स्टेट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, 3 कंट्रीज। तो ये सारे भी प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अंडरवे है यहाँ पे, एटलीस्ट डिस्कस हो रहे हैं। फिर अगला है RBI रेड फ्लैग्स बैंक्स टेलीकॉम एक्सपोजर। तो ये RBI ने बैंक्स को कहा है कि जो उन्होंने लोन्स टेलीकॉम सेक्टर में, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिए हैं, टेलीकॉम सेक्टर प्लेयर्स को, उनके ऊपर कंसर्न है। तो जो ये उनके एसेट्स है, जो भी बैंक्स लोन देते हैं वो उनके एसेट्स होते हैं क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, लोन रिटर्न आएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड एसेट्स है उनके, तो ये स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग किया जाता है। तो प्रोविजनिंग एक परसेंटेज उनको रखना होता है। तो 0.4% प्रोविजन होता है स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए। तो बैंक को अब RBI कह रही है कि इससे ज्यादा आप प्रोविजन करो टेलीकॉम सेक्टर के जो एसेट्स है आपके, उसके लिए।
तो ये रेड फ्लैग रेस किया गया है। तो ये क्यों है? क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में भी स्ट्रेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद टैरिफ वॉर चल रहा है, मर्जर्स हो रहे हैं, तो इसीलिए फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ सही नहीं है, इसीलिए आरबीआई ने सजेशन दिया है। ऑलरेडी पहले ही उर्जित पटेल द गवर्नर ऑफ आरबीआई उन्होंने कहा था कि 5 सेक्टर्स है, तो इसमें टेलीकॉम भी इंक्लूडेड था, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम 61% स्ट्रेस जो है बैंकिंग सिस्टम में, जो ये एनपीएस वगैरह से, वो इनकी वजह से। तो एक है टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, स्टील और टेक्सटाइल, तो ये थे। तो यहाँ पे वही है, एनपीएस हम देख रहे हैं 9.1% हो गए सितंबर 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये अब और एक डेवलपमेंट है इसमें। और आरबीआई ने पहले ही कहा था बैंक को कि स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग इंक्रीज किया जाए, बाकी स्ट्रेस सेक्टर्स के लिए भी कहा गया है ऑलरेडी। फिर अगला है आईएमएफ ट्रिम्स इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट। तो इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 7.6% रखा था, तो अब उन्होंने 0.4% कम कर दिया, 7.2% हो गया। तो इनकी एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आती है उसमें ये सामने आया। तो रीजन दिया गया इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इंडिया ने भी अपना ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 7.1% रखा है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट। फिर अगला है कॉमन डक्ट पॉलिसी सून। तो ये कॉमन डक्ट जो होता है, मतलब कि एक डक्ट ले डाउन किया जाएगा सिटीज में, ताकि सर्विस प्रोवाइडर्स जो है जैसे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, डिजिटल टीवी प्लेयर्स है, तो वो ये डक्ट्स को लीज कर सके, तो अपना फाइबर इनके थ्रू वो पास कर सके, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए उनको वायर्स जो पास करने होते हैं, तो इससे पास हो सकते हैं फाइबर्स। तो ये कॉमन डक्ट पॉलिसी अब लॉन्च की जाएगी। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी झारखंड में इनिशिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाएगा इन ऑपरेटर्स का, प्लस राइट ऑफ वे चैलेंजेस जो होते हैं कि हमको एक्सेस मिलना चाहिए, हमको ये पास करना है वायर केबल, तो वो भी चैलेंजेस कम हो जाएगी और बार बार रोड को डिग करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये कॉमन डक्ट पॉलिसी है। फिर अगला है रेलवे सीक एड फॉर अनवायबल रूट्स। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने को कंपेंसेशन चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक नेशनल इंपॉर्टेंस जो रेलवे रूट्स है वहां पे ऑपरेट करते, तो उनको यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। तो इसीलिए ये सब्सिडी जो है वो अमाउंट फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, पर अब बजट मर्जर के बाद, रेलवे बजट और यूनियन बजट मर्जर के बाद ये सब्सिडी देना बंद हो गया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि जो डिविडेंड्स भी रेलवे प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट को, वो भी अब बंद हो गया है। तो ये उनके बीच में टसल है। तो एक्चुअली पार्लियामेंट्री बॉडीज, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, इवन एस्टिमेट्स कमेटी, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि कंपेंसेशन रेलवेज को मिलना चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक लाइन है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंपेंसेशन देना चाहिए। तो इवन एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो तो बीजेपी हेड है, वहां पे चेयर हमेशा रूलिंग पार्टी चेयर होते हैं, तो मुरली मनोहर जोशी ये चेयर है, उन्होंने भी कहा है कि रिम्बर्स करना चाहिए। तो ये पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो वो चाहते थे कि डिविडेंड पेमेंट अभी भी हो, पर रेलवेज कह रही है कि जब मर्जर हो गया है तो अब डिविडेंड क्यों पे करे, पहले सब्सिडी दिया जाता था, अब सब्सिडी नहीं दिया जाता है, तो उनको सब्सिडी भी चाहिए, डिविडेंड भी नहीं देना। तो इसके ऊपर और भी रिस्पॉन्स जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। फिर अगला है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीका वैक्सीन टू बिगिन नेक्स्ट मंथ। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये हैदराबाद बेस्ड फर्म है इंडिया की, इन्होंने जीका वायरस वैक्सीन डेवलप किया है, इसको MR766 नाम दिया गया है। तो ये वैक्सीन पे एनिमल ट्रायल्स किए गए, इसको अफ्रीकन जीका वायरस स्ट्रेन से बनाया गया है वैक्सीन को। किल्ड जीका वायरस वैक्सीन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इसमें जब एनिमल्स पे, माइस पे जब इसका टेस्ट किया गया ट्रायल, तो 100% प्रोटेक्शन सामने आया है। तो इसीलिए अब फर्स्ट फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल जीका वायरस वैक्सीन के इंडिया में अभी किए जाएंगे ऑन द पीपल। सो अब यहाँ पे वॉलंटियर्स के ऊपर होगा ये। फिर लास्ट न्यूज आइटम है बज ओवर फोटोग्राफ ऑफ इंडियन वुल्फ इन सुंदरबंस। तो ये इंडियन वुल्फ की एक फोटोग्राफ सामने आई है सुंदरबंस में। तो ये इंडियन वुल्फ एक्चुअली एंडेंजर्ड स्पीशीज है अंडर IUCN कैटेगराइजेशन ऑल्सो, और ये शेड्यूल 1 एनिमल है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिलेगा इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये इंडियन वुल्फ एक्चुअली स्क्रब लैंड्स, ग्रास लैंड्स, सेमी एरिड पेस्टोरल रीजन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सुंदरबंस यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहां पे इनका स्पॉट होना एक्चुअली अचंबा है जैसे। तो ये एक्चुअली इवन द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे भी कैमरा ट्रैप्स वगैरह यहाँ पे, तो वहां पे हमने कभी डिटेक्ट नहीं किया कुछ। तो यही है यहाँ पे। तो ये IUCN का जो कैटेगराइजेशन है स्पीशीज का, वो भी यहाँ पे है। तो जो ये थ्रेटेंड स्पीशीज होते हैं 4 है, तो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और फिर वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी में जाते हैं, फाइनली स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है।
तो ये कैटेगराइजेशन है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।